पूरा मामला। जानने के लिए जुड़ते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, बताएं आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? देखिए, 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक पीठ ने फैसला दिया था कि रॉयल्टी एक प्रकार का टैक्स नहीं है और जो राज्य है उनके पास माइनिंग के ऊपर टैक्स लगाने का अधिकार है। यह मामला पिछले 25 सालों से सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग था। उसके बाद से ये कहा गया था कि ये फैसला लागू कब से होगा, जब से इस फैसले को चैलेंज किया गया है या फिर जो 25 जुलाई से जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है। खासतौर पर कि जो राज्य है वो मांग कर रहे थे कि इसको रेट्रोस्पेक्टिवली लागू किया जाए। तो आज सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने दोबारा से फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फैसला 1 अप्रैल 2005 से लागू होगा, यानी कि तब से ही जितनी भी कंपनियां उनको माइनिंग के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सी राहत यहां पर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि माइनिंग कंपनियों के उससे ब्याज और जो पेनल्टी है वो नहीं ली जाएगी, और क्योंकि ये रकम हो सकता है कि काफ़ी बड़ी हो, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कंपनियों को पेमेंट करने के लिए 12 किस्तों में पेमेंट करने का विकल्प दिया। कंपनियां 12 किस्तों के अंदर पेमेंट कर सकती है और ये पेमेंट 1 अप्रैल 2026 से इसका किस्त जो है वो शुरू होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर साफ कर दिया कि जो राज्य है उनको माइनिंग पर टैक्स लगाने का अधिकार है और ये रेट्रोस्पेक्टिवली लागू होगा, ना कि 25 जुलाई 2024 से। तो अब इससे माइनिंग कंपनियों पर काफ़ी असर आप आ जाते हुए भी देख सकते हैं। कंपनियों की लायबिलिटी काफ़ी टैक्स के मद्देनजर काफ़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से माइनिंग कंपनियों पर 2 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा, ये कहना है goindiastocks.com के फाउंडर राकेश अरोड़ा का। राकेश के मुताबिक कुछ सालों तक मेटल में मांग सुस्त रह सकती है। उन्होंने मेटल सेक्टर में निवेशकों को दूर रहने की सलाह दी है। आई थिंक मुझे नहीं लगता टाटा स्टील को छोड़ के किसी और ने तैयारी करी थी, और जो कि एक इंडस्ट्री रिपोर्ट्स जो हम लोग इंडस्ट्री वालों से बात कर रहे हैं, कुल मिला के इम्पैक्ट कुछ 2 लाख करोड़ का आंका गया है इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के द्वारा, और उसमें पीएसयू कंपनीज का जो इम्पैक्ट है वो करीबन 60,000 करोड़ है। तो ये काफ़ी बड़े बड़े नंबर हैं। हालांकि जैसा आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 साल का टाइम दिया है ये पे करने के लिए, तो इमीडिएट जो कैश आउटगो है वो थोड़ा लिमिट हो जाता है, तो वो एक तरह से थोड़ा पॉजिटिव कहूँगा मैं। तो मुझे लगता है कि एक डिमांड जो मेटल सेक्टर के लिए वो थोड़ी नरम रह सकती है कुछ सालों के लिए। तो और साथ में ये अनसर्टेनिटी और है, तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि थोड़े टाइम के लिए अपन मेटल सेक्टर से इन्वेस्टर दूर रह सकते हैं। चलिए अब बात करेंगे बाजार की। वीकली एक्सपायरी पर बाजार में दायरे में कारोबार रहा। सेंसेक्स 150 पॉइंट चढ़कर 79,106 पर और निफ्टी 5 पॉइंट चढ़कर 24,144 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक 105 पॉइंट गिरकर 49,727 पर और मिड कैप 334 पॉइंट गिरकर 56,547 पर बंद हुआ। आज के बाजार में मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में दबाव रहा। मेटल फार्मा शेयरों में बिकवाली रही तो आईटी इंफ्रा शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। हेलियस इंडिया के सीईओ दिनशॉ ईरानी का कहना है कि जून तिमाही में वैल्यूएशन के हिसाब से अर्निंग्स ग्रोथ नहीं रही। उनका मानना है कि इस साल उतार चढ़ाव के साथ फ्लैट रिटर्न ही संभव है, इसलिए सेक्टर की जगह शेयर आधारित स्ट्रैटेजी बेहतर रहेगी। एक्चुअली वैल्यूएशंस काफी एक्सपैंड हो चुकी है, क्योंकि आप अभी आज की तारीख में बात करें तो आई थिंक हमारे फॉरवर्ड अर्निंग्स का अराउंड 23-24 टाइम्स फॉरवर्ड अर्निंग्स, जो कि हिस्टोरिकली 18-19 टाइम, अगर मैं पिछले 10 साल की बात करूं तो 18-19 टाइम्स फॉरवर्ड अर्निंग्स होता था। तो काफी रीरेट हो चुका है इंडिया। तो उसके लिए एक सस्टेनेबिलिटी चाहिए आपको अर्निंग्स होती है, सपोर्ट दैट। दूसरा, ग्लोबली भी, आई मीन इंडिया अपार्ट, ग्लोबली भी न्यूज फ्लोज इतने एक्साइटिंग नहीं है। तो हमें लग रहा है कि ये साल, मतलब मैं सीवाई कैलेंडर ईयर 24 की बात कर रहा हूँ, ये साल एक एट बेस्ट आपको एक फ्लैट ईयर दिखेगा। काफी वोलेटिलिटी रहेगी ये फ्लैट ईयर में, और होपफुली यही मतलब बेस केस तो यही है कि यूएस में एक सॉफ्ट लैंडिंग हो एंड नॉट अ हार्ड लैंडिंग, जो कि एक्सपेक्टेशन है कि सॉफ्ट ही होगी द वे थिंग्स आर। तो इसलिए हमें यही लग रहा है कि इस बार तो हमें स्टॉक पिकर मार्केट रहना पड़ेगा। रिटेल के बाद थोक महंगाई दर में गिरावट आई है। जुलाई में थोक महंगाई घटकर 2.04% पर आ गई है। इससे पहले जून में होलसेल इन्फ्लेशन रेट 3.36% रहा था और 16 महीने का ये उच्चतम स्तर था। वहीं मई में थोक महंगाई 2.61%
1% पर रही थी। रोजाना की जरूरत वाले सामान और खाने पीने की चीजों के दाम घटने से महंगाई घटी है। रॉयटर्स का अनुमान था कि जुलाई में भारत की थोक महंगाई दर 2.39% पर रह सकती है। वहीं अगर असली आंकड़ा की बात करें तो वह इससे नीचे है। जुलाई आंकड़ों में प्राइमरी आर्टिकल्स की महंगाई दर 8.8% से घटकर 3.08% पर आ गई है। फ्यूल एंड पावर सेगमेंट की महंगाई दर में इजाफा देखा गया है, तो वहीं मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट सेगमेंट की महंगाई दर में भी तेजी आई है। कल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। स्वतंत्रता दिवस के खास समारोह में शामिल होने के लिए सरकार ने स्पेशल गेस्ट लिस्ट भी तैयार की है। सरकार के स्पेशल गेस्ट की लिस्ट में कौन कौन शामिल है, ये बताने के लिए अब सीधा जुड़ते हैं लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी बताएं, इस बार स्वतंत्रता दिवस के समारोह में गेस्ट लिस्ट क्या कुछ रहेगी? इस बार के स्वतंत्रता दिवस की थीम है विकसित भारत 2047, यानी 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना है। इस थीम पर इस बार का स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और इसमें सरकार क्या क्या कदम उठाएगी उस पर विशेष जोर रहने वाला है और ये प्रधानमंत्री के भाषण में आपको देखने को मिल सकता है। वो भाषण क्या होगा, किस तरह की बातें होंगी, आगे आपको बताऊंगा। लेकिन जो 15 अगस्त को प्रधानमंत्री अपने भाषण से पहले जो समारोह होगा, वो समारोह भी अपने आप में काफ़ी अनूठा रहने वाला है। वो एक जन भागीदारी का सीधा सा प्रतिबिंब आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। देश के हर कोने कोने से 6000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित यहाँ पे किया गया है। ये 6000 जो विशेष अतिथि हैं, उनमें सबसे ज़्यादा निगाहें टिकी रहेंगी इस बार के पेरिस ओलंपिक में शामिल हुए भारतीय खिलाड़ियों पर। उनको विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है। इन सब के अलावा जो अलग अलग सरकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं, उनको भी इस समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इन ऐसी योजनाओं के लाभार्थी वो भी यहाँ पर आएंगे। इतना ही नहीं, विशेष स्टूडेंट को भी यहाँ पे आमंत्रित किया गया है, जिसमें खासतौर से आपको अटल इनोवेशन मिशन, पीएम श्री योजना के लाभार्थी जो विद्यार्थी हैं, उनको यहाँ पे बुलाया गया है। युवा, आदिवासी, किसान, महिला, दूसरे वर्गों का भी इसी तरह का प्रतिनिधित्व आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मेरा माटी मेरा देश के जो वॉलंटियर हैं, उनको बुलाया गया है। पिछले दिनों डिफेंस मिनिस्ट्री ने, रक्षा मंत्रालय ने अलग अलग ऑनलाइन कंपटीशन कराया था। उस कंपटीशन के करीब 3000 से ज़्यादा विजेताओं को इस समारोह में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। ऐसे पंचायत जहाँ पे सरकारी योजनाएं सफलतापूर्वक लागू हुई हैं, उन पंचायत के जो सरपंच हैं, उनको भी इसमें आमंत्रित किया गया है। यानी देश के हर कोने से, हर तबके से विशेष प्रतिनिधित्व आपको इस स्वतंत्रता दिवस समारोह में देखने को मिलेगा। अलग अलग राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेशों से 2000 लोग विशेष परिधान में आपको नजर आएंगे, पारंपरिक ड्रेस में नजर आएंगे, जो अपने आप में आकर्षण का केंद्र रहता है। इस तरह से इस बार का जो समारोह है काफ़ी विशेष होने वाला है। लक्ष्मण जी, आप हमारे साथ बने रहे। एक बार फिर से आपके पास वापस लौटेंगे। कल 15 अगस्त के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला से अपने भाषण में रोजगार पर खास फोकस कर सकते हैं। क्या कुछ बड़ी बातें इस मौके पर की जा सकती हैं? जानने के लिए जुड़ते हैं लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी बताएं, प्रधानमंत्री मोदी इस भाषण में खास तौर पर अगर हम रोजगार की बात करें तो क्या कुछ बड़ी बातें सुनने को मिल सकती हैं? जी हाँ, प्रधानमंत्री के भाषण में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जिस बात पर जोर रहने वाला है वह है विकसित भारत। 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का जो संकल्प लिया गया है, उस संकल्प को प्राप्त करने के लिए किस तरह के कदम सरकार उठाएगी, उस पर जोर रहेगा। और विकसित भारत जब कहते हैं तो हम लोग जो विश्व के पैमाने हैं, पर कैपिटा इनकम या दूसरे पैमाने, वो तो रहेंगे, लेकिन विकसित भारत की जो संकल्पना है, उसका पैमाना, उसका दायरा काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, प्रधानमंत्री अपने भाषण में कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे सिर्फ आर्थिक पैमाना नहीं होगा, साथ में सांस्कृतिक और सामाजिक पैमाने को भी इस विकसित भारत के मापदंड में शामिल किया जाएगा। इसका ऐलान यहाँ पर होगा। इसको कैसे प्राप्त किया जाएगा, इसका पूरा रोड मैप आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। इस तरह का रोड मैप आते के साथ ही प्रधानमंत्री भी बता सकते हैं कि 2 कार्यकाल में सरकार की उपलब्धियाँ क्या हुई हैं सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में। मिसाल के तौर पर हर घर नल पहुँचाने की योजना हो, स्वच्छ भारत की योजना हो, हर किसी को पक्का मकान देने की योजना हो, इसमें सरकार की उपलब्धियाँ बताई जा सकती हैं। और साथ ही आगे का रोड मैप दिया जा सकता है कि आगे सरकार इन योजनाओं को कैसे एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। मिसाल
मिसाल के तौर पर हर लोगों को, हर किसी को पक्का छत मिले, उस घर के साथ साथ सिर्फ घर न मिले, बुनियादी सुविधाएं मिले, बिजली, पानी, सड़क की सुविधा हो, इस तरह की बातें यहाँ पर की जा सकती हैं। रोजगार पर विशेष जोर हो सकता है। बजट में रोजगार से जुड़ी हुई जो 3 स्कीम का ऐलान किया गया था, उसके रोड मैप का क्या पूरा रणनीति सरकार के रहने वाली है, उसका खुलासा प्रधानमंत्री आपको कर सकते हैं। अभी हाल में जो कुछ घटनाएं हुई हैं, बांग्लादेश में घटनाएं हुई हैं, सीमा पार से कुछ आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, तो वहाँ पे कड़े शब्दों में प्रधानमंत्री की तरफ से एक संदेश आपको आता दिख सकता है कि सीमा पार से आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सीमा सुरक्षा को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा और हर देश में जो अलग अलग समुदाय को लोग रखते हैं उनके हितों की रक्षा कैसे की जाए। इस तरह की बातें आपको प्रधानमंत्री के भाषण में देखने को मिल सकती हैं। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब बात करते हैं हर घर तिरंगा अभियान की। देश भर के शहरों में लोग अपने घरों पर तिरंगा लगा रहे हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने सरकारी आवास पर तिरंगा लगाया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सीएम आवास पर तिरंगा लगाया। इसके अलावा राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने इस मौके पर जैसलमेर में तिरंगा रैली में शामिल हुए। वहीं बड़े नेताओं के अलावा बड़ी संख्या में लोग भी अपने घरों पर तिरंगा लगा रहे हैं और हर घर तिरंगा अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। तो 78वें स्वतंत्रता दिवस के लिए तैयारियां जोरों पर है। लोगों में भरपूर उत्साह है। देश के कई शहरों में अलग अलग संगठन स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों के आयोजन कर रहे हैं। जगह जगह हाथ में ध्वज लेकर लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। देश की सड़कें भारत माता की जय के नारों से गूंज रही है। आर्मी के जवान से लेकर आम लोग सभी तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। आर्मी के जवानों ने इस मौके पर बाइक रैली निकालकर लोगों में जोश भरा। वहीं कश्मीर में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भी तिरंगा रैली निकाली गई। लखनऊ के एक मदरसे के 10,000 अल्पसंख्यक बच्चों ने भी मिलकर तिरंगा यात्रा निकाली। देखिए अमित कुमार सिंह की ये रिपोर्ट। लखनऊ में 10,000 अल्पसंख्यक बच्चे इस वक्त तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। दरअसल ये सभी बच्चे मदरसा में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से मदरसा हनफिया यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है और तमाम चीज़ें। और यहाँ पर देखिए ये मदरसे के सभी स्टूडेंट्स हैं। और पूरी तैयारी आप लोगों ने कितने दिन से कर रहे थे इस तिरंगे यात्रा की? ये तैयारी तकरीबन 1 हफ्ते से चल रही है और आज 15 अगस्त से एक दिन पहले 14 अगस्त को लखनऊ के मदारिस के असातिज़ा, तलबा, अध्यापक और छात्रों का ये तिरंगा यात्रा आज निकाला गया है जश्न आज़ादी की खुशी में। जश्न आज़ादी की खुशी में आप प्रैक्टिस भी कर रहे थे इसका? जी प्रैक्टिस चल रही थी 1 हफ्ते से। 1 हफ्ते से प्रैक्टिस चल रही है इस चीज़ की। 1 हफ्ते से इसकी प्रैक्टिस चल रही थी जी। तो देखिए मदरसे की ये सभी स्टूडेंट्स हैं और 1 सप्ताह से इनकी ये प्रैक्टिस तिरंगा यात्रा की चल रही थी। तकरीबन 10,000 मदरसे के स्टूडेंट यहाँ पर हैं जो लगातार तिरंगा यात्रा यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आजादी के 77 साल बाद देश कितना बदल गया है और देश में कौन से मुद्दे हावी है, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। जम्मू कश्मीर के डोडा में पटनी टॉप के जंगल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इसमें सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है, जबकि सेना के राष्ट्रीय राइफल के कैप्टन दीपक शहीद हो गए हैं। पिछले 5 दिनों में ये चौथी मुठभेड़ है। सेना ने बताया कि आतंकवादी हथियार छोड़कर भाग गए। अमेरिकी M4 राइफल भी यहां से बरामद की गई है। आतंकियों के 3 बैग में कुछ विस्फोटक भी मिले हैं। आतंकी अकर क्षेत्र में एक नदी के पास छिपे हैं। तो चलिए फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार।
Only a Steel presents के बाद आपका स्वागत है। अब कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। आज यानी 14 अगस्त को बीजेपी विभाजन विभीषिका दिवस के तौर पर मना रही है। आज एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभाजन का जिक्र किया। इसे लेकर कांग्रेस पर प्रहार किया। योगी ने कहा कि कांग्रेस की सत्ता लोलुपता की वजह से देश ने विभाजन का दंश झेला। जो कार्य इतिहास में किसी युग में नहीं हुआ, वह दुर्भाग्य से सत्ता लोलुप कांग्रेस की सत्ता के प्रति अभिलिप्सा ने, लोलुपता ने त्रासदी के रूप में, विभाजन की त्रासदी के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत कर दी और स्वतंत्र भारत को एक ऐसा नासूर दे दिया जो आज भी इस भारत में आतंकवाद के रूप में, उग्रवाद के रूप में, अलगाववाद के रूप में लगातार पूरे भारत को दंश दे रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आज अंतरिम जमानत नहीं दी। केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत का अनुरोध किया। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम कोई अंतरिम जमानत नहीं दे सकते हैं। सिंघवी ने कोर्ट से अपील की कि पूरे मामले में जल्दी सुनवाई की जाए। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए 23 अगस्त की तारीख रख दी। तो दशहरा या दिवाली के मौके पर अगर आप घर जाने का प्लान कर रहे हैं तो टिकट जल्दी बुक कराइए, क्योंकि फेस्टिव सीजन में हवाई किराए बढ़ गए हैं। संवाददाता रोहन सिंह से जानते हैं कि फिलहाल किस तरह से जो किराए हैं वो आसमान पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। बताइए रोहन, क्या है डिटेल्स आपके पास? जी, फेस्टिवल सीजन में इस बार आम दिनों के मुकाबले तो ज़्यादा किराए हैं ही, लेकिन अगर आप पिछले फेस्टिवल सीजन से कंपेयर करेंगे तो भी करीब 25 से 30% ज़्यादा किराए हैं जो मेजर रूट्स हैं वहाँ पर। और आमतौर पे जैसे जैसे फेस्टिविटी नज़दीक आती है किराए बढ़ते हैं, लेकिन अभी काफ़ी समय है, 2 से 3 महीने का वक्त है। लेकिन तभी भी अभी अगर आप बुक कराना चाहें तो शायद आपको काफ़ी ज़्यादा इसकी कीमत चुकानी पड़े। कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगा मैं। आमतौर पर दिल्ली पटना का जो फेयर होता है वो 4,000 रुपये में आपको एक टिकट मिल जाती है, लेकिन अगर आप फेस्टिवल में इस बार जो खासतौर पे दिवाली के बाद वाला जो वीक है वहां पे बुक कराना चाहें तो 8,000 का टिकट आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, मिनिमम जो 1 वे का टिकट है। मुंबई पटना आम दिनों में 6400 के लगभग का टिकट होता है, लेकिन इस बार 13,000 का मिनिमम किराया आपको देना पड़ेगा अगर आप अब बुक कराना चाहते हैं तो। मुंबई से दरभंगा अधिकतर लोग छठ के दौरान जाते हैं, तो वहाँ पर आम दिनों में 7,000 का किराया है, जबकि जो फेस्टिवल वीक है दिवाली के बाद वाला 15,000 मिनिमम किराया आपको देना पड़ेगा। इसी तरह से अगर दिल्ली से दरभंगा की बात करें, आम दिनों में 6,000 का टिकट मिल जाएगा, लेकिन अभी 8,000 का है अगर आप फेस्टिवल सीजन में जाना चाहें तो। यूपी में भी लखनऊ की अगर हम बात करें, मुंबई से लखनऊ आम दिनों में 6400 का आपको टिकट मिल जाएगा, लेकिन अगर फेस्टिवल सीजन में जाना चाहें तो लगभग 8200 का टिकट आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है, ये मिनिमम है। और ठीक इसी तरह से पुणे से लखनऊ अगर आप जाना चाहते हैं 6600 की जगह आपको लगभग 19,000 का टिकट इस बार मिनिमम मिल रहा है। तो कुछ ऐसे रूट्स हैं जहां लगभग 20,000 का टिकट पहुंच चुके हैं अभी से ही, और हर दिन ये जो फेयर है ये बढ़ते जा रहे हैं। डिमांड ज़्यादा है और जो फ्लाइट्स की संख्या है, कई सारे जो एयरक्राफ्ट है वो ग्राउंडेड हैं, ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से किराए इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे अगर अभी आप बुक कराना चाहते हैं फेस्टिवल्स के लिए तो। शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। तो अगर आप मोटापे से परेशान हैं तो जल्द ही वजन घटाने वाला एक जाना माना इंजेक्शन भारतीय बाजार में लॉन्च किया जा सकता है। सूत्रों से मिल रही एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अमेरिकन इंजेक्शन मोंजारो को मंजूरी दे दी है। अमेरिकी कंपनी एली लिली ने ये वेट लॉस इंजेक्शन तैयार किया है और इसका नाम है मोंजारो, और इसी साल ये भारत में उपलब्ध किया जा सकता है। ये जानकारी फिलहाल मिल रही है। अगर कीमत की बात करें तो भारतीय बाजार में इसकी कीमत 1,500 रुपए से लेकर 2,000 रुपए के बीच में हो सकती है, और ये प्रति डोज कीमत रह सकती है। वहीं वजन घटाने के लिए खासतौर पर ये टाइप 2 इंजेक्शन है। हालांकि टाइप 2 इंजेक्शन की बात करें तो डायबिटीज का इलाज करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अमेरिका में यह पाया गया कि यह इंजेक्शन वजन घटाने में भी कारगर साबित हुआ है। हालांकि एक्सपर्ट ये मानते हैं कि इसकी डोज पेशेंट टू पेशेंट निर्भर करेगी।
घटती लोकप्रियता और भ्रष्टाचार स्कैंडल के बीच जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने कहा कि वो सितंबर में पद छोड़ देंगे। किशिदा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के पास दोनों सदनों में बहुमत है, इसलिए सितंबर में पार्टी अध्यक्ष का चुनाव जो भी जीतेगा वो जापान का प्रधानमंत्री बनेगा। 2021 में किशिदा को इस पद पर चुना गया था, लेकिन अब वो पार्टी प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं लड़ेंगे। किशिदा ने कहा कि पार्टी को नया चेहरा मिलना चाहिए, इसलिए वो चुनाव से बाहर हो रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही के महीनों में किशिदा की लोकप्रियता गिरकर 20% के आसपास आ गई। इसके अलावा किशिदा प्रशासन के दौरान भ्रष्टाचार के कई स्कैंडल भी चर्चा में रहे। किशिदा के मुताबिक दोबारा लोगों का विश्वास जीतने के लिए जरूरी है कि पार्टी का नया चेहरा जनता के सामने आए। चलिए अब बात करते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। हाल ही में एक आईटी कंपनी को इसलिए ट्रोल किया गया क्योंकि जॉब ऑफर में पैकेज बहुत कम था। क्या आईटी सेक्टर में सैलरी और ऑफर कम हो रहे हैं और ऐसा क्यों हो रहा है, जानने के लिए जरूर देखिए कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। तो चलिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें। CNBC आवाज से